हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th से दूसरी पोएट्री है ये, टाइगर इन द जू। हालांकि ये थर्ड पोएट्री है, लेकिन पहली दो पोएट्री एक साथ थी, इसलिए इसको सेकेंड पोएट्री हम कह सकते हैं, ए टाइगर इन द जू, जिसको लैजली नॉरिस ने लिखा है, लैजली नॉरिस। और दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं हम आज के इस लेसन को, ए टाइगर इन द जू। ठीक है, इसको लिखा है जॉर्ज लैजली नॉरिस। ठीक है, जॉर्ज लैजली नॉरिस। ठीक है, जॉर्ज लेजली नॉरिस। अब ये पब्लिश हुई थी 1938 में, यानी यह प्रकाशित हुई थी 1938 में। हम पोयम शुरू करें इससे पहले पोएट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो इनका नाम लेजली ही था, क्योंकि जॉर्ज इनके फादर का नाम था और मैरी जेन नॉरिस इनकी मदर का नाम था। तो नॉरिस इनके मदर का सरनेम है और जॉर्ज इनके फादर का नेम है, तो इनका नाम था लेजिस। ये एक पुरस्कार विजेता वेल्स पोएट थे, छोटी कहानियों के लेखक भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर। और इन्होंने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट में पढ़ाने का काम किया था। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का काम किया था, तो ये एक शिक्षक की भूमिका में भी रहे। सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लेखन शुरू कर दिया था। इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी 1938 में, और पहली कविताओं की इनकी बुक प्रकाशित हुई थी 1943 में। यानी इनकी जो फर्स्ट पोयम पब्लिश हुई थी वो 1938 में, और बुक ऑफ पोइट्री जो इनकी पहली पब्लिश हुई थी 1943 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 21 मई 1921 को यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी डेथ हुई थी 6 अप्रैल 2006 को यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और नागरिकता इनके पास थी ब्रिटिश की। इनके पेरेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, इनके फादर जॉर्ज और मदर मैरी जेन नॉरिस। कैथरीन इनकी पत्नी थी, कैथरीन मॉर्गन इनकी पत्नी का नाम था। इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें, इम्पोर्टेंट वर्क्स अगर देखें तो फाइंडिंग गोल्ड जो 1967 में आई थी, द लाउड फाइंडर 1967 में ये भी आई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें आप इनकी देख सकते हैं। इवन इनकी लास्ट बुक जो आई थी वो 1998 में आई थी, होली प्लेसेस। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ए टाइगर इन द जू, वो 1938 में आई थी। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये आपके काम आ सकती है, इसको आप अगर नोट कर ले तो। अब हम आते हैं अपने कविता पर, जिसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू, यानी एक बाघ कहाँ, चिड़ियाघर में, यानी पिंजरे में। वैसे बाघ के रहने का स्थान कौन सा होता है, जंगल। तो ये जो है कुल मिलाकर के कवि ने उसी को दर्शाने का काम किया है कि टाइगर जब जू के अंदर होता है तो उसकी क्या मेंटलिटी होती है और उसको कैसे होना चाहिए, वो दिखाते हैं कवि इसमें। तो चलिए फर्स्ट स्टेंजा हम शुरू करते हैं। He stalks in his vivid strips. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. क्या
है he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। अब स्टॉक्स का मतलब होता है अकड़ करके चलना, यानी तन करके चलना, और पैड्स का मतलब होता है गद्दा, वेलवेट का मतलब होता है मखमल या मखमली आप कह सकते हैं इसको, और रेज का मतलब होता है गुस्सा करना। तो पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं कि वह अपने शांत गुस्से में मखमली शांति के गद्दों पर अपने पिंजरे के कुछ कदम अपनी स्पष्ट पट्टियों में अकड़ कर चलता है। पिंजरे के अंदर जो शेर है वो क्या करता है, जैसे वो जंगल में चलता है उसी प्रकार से अकड़ करके कहाँ चल रहा है, पिंजरे के अंदर उस मखमली गद्दे पर जो उसमें बिछाया गया है। ठीक है, तो यानी शांत गुस्से में, यानी गुस्से में तो है लेकिन वो गुस्से को जाहिर कर नहीं रहा है, और उसी पिंजरे में जहां मखमली गद्दा बिछा हुआ है उसी पे वो चल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि उसी में वो चल रहा है, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर गुस्से में है लेकिन वो भाव शांति का से उसके चेहरे पर झलक रहा है, गुस्से का भाव, उसको रिएक्ट कर नहीं रहा है लेकिन अकड़ करके चल रहा है। किस चीज पे, उस गद्दे पर जो बिछा हुआ है पिंजरे के अंदर, मखमली गद्दे पे। अब दूसरे में कहते हैं he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब क्या है यहाँ पे, कहते हैं कवि कि उसे पानी के समीप छाया में लंबी घास में चलते हुए घात लगाकर बैठे हुए रहना चाहिए था, जहां से उसके शिकार यानी हिरन, मोटे मोटे ताजे ताजे हिरन जो है वो गुजरते। लर्किंग का मतलब होता है घात लगाकर, यानी छिप करके, जब कोई शिकार के आघात में या किसी का पीछा कर रहा होता है तो छिप करके जब किसी का इंतजार करता है उसको कहते हैं लर्किंग। और स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, और प्लम का मतलब होता है मोटी ताजी। ठीक है, यानी फैट उसको आप कह सकते हैं। स्टे हाइडिंग हो गया लर्किंग, स्लाइडिंग हो गया वॉकिंग विथ इज यानी फिसल जाना, और प्लम का मतलब हो गया फैट यानी मोटा ताजा। तो कहते हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए, शेर को कहाँ होना चाहिए, टाइगर को कहाँ होना चाहिए, बाघ को, तो उसे होना चाहिए घात लगाए हुए अपने शिकार के इंतजार में। जहाँ नदी होता है वहां जंगल के जो जानवर होते हैं, हिरन होते हैं, वो पानी पीने आते हैं, तो उसके पीछे झाड़ियों में उसको शैडो में छिपा हुआ होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, शिकार कर सके हिरनों का। जहां से मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं उसके पीछे एक झाड़ी में उसको घात लगा करके छिप करके बैठा हुआ होना चाहिए। लेकिन है कहाँ, तो पिंजरे में है। कहाँ है, तो जू में है। तो कभी वही कह रहे हैं कि वह जू में टहल रहा है, जू में अपने पिंजरे के अंदर टहल रहा है, जबकि उसको कहाँ होना चाहिए, तो जंगल के किनारे होना चाहिए, जहां वह किसी नदी के किनारे किसी पानी वाले जगह के समीप होना चाहिए, जहां वो घात लगा करके यानी छिप करके मोटे मोटे हिरनों का इंतजार कर सके। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा। He should be smiling around houses at the jungle's edge. He should be smiling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। क्या करते हैं, he should be smiling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पे होता है स्नाइलिंग का मतलब होता है गुर्राते हुए यानी गुर्राना, और एज का मतलब होता है किनारा, बारिंग का मतलब होता है
नेक्ड यानी नंगा करते हुए, और फैंग्स का मतलब होता है, फैंग्स का दांत, और क्लॉज का मतलब होता है पंजा। टेरराइजिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करते यानी डराते हुए। ठीक है, तो कहते हैं कि उसे जंगल के किनारे, उसे कहाँ होना चाहिए, जंगल के किनारे इधर उधर अपने दांत और पंजों को दिखाते हुए गांव को भयभीत करते हुए गुर्राते रहना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए कि जंगल के किनारे जो गांव है, जहां जो ग्रामीण लोग रहते हैं, उनको डराना चाहिए। कैसे, अपने पंजों के निशान छोड़ करके, इर्द गिर्द क्या करना चाहिए उसको, अपने पंजों के निशान छोड़ करके उसको गुर्राते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमना चाहिए, ताकि भय का माहौल गांव में उत्पन्न हो, यानी कि लोग उससे डर सके। यानी बाघ क्या करता है, लोगों को डराता है। अगर आपके गांव के बाहर बाघ के पंजों के निशान मिल जाए तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो कभी कहता है कि बाघ कहाँ है, पिंजरे के अंदर है, जबकि उसको कहाँ होना चाहिए, किसी जल के समीप होना चाहिए, घात लगाकर बैठा होना चाहिए, अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए कि मोटे मोटे हिरन उधर से गुजरेंगे। उसको कहाँ होना चाहिए, तो उसको होना चाहिए जहां गांव के किनारे अपने पंजों के निशान छोड़ना चाहिए, अपने गुर्राहट की आवाज छोड़नी चाहिए, ताकि गांव में भय का माहौल जो है वो उत्पन्न हो और लोग डर सके। लेकिन वो कहाँ है, एक पिंजरे के अंदर मखमली गद्दे पर अपने गुस्से को शांत भाव से रखते हुए टहल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सटेंजा। बट हिज लॉग इन अ concrete fail his strength behind bars. But he's locked in a concrete fail his strength behind bars. ठीक है, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked in a concrete fail his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लॉक मतलब कैद में, और कंक्रीट कहते हैं सीमेंट से, यानी कंकर पत्थर से जो बना होता है उसको कंक्रीट कहते हैं। सेल यानी जेल या पिंजरा आप उसको कहते हैं, और इग्नोरिंग का मतलब होता है ध्यान न देना। ठीक है, तो परंतु वह सीमेंट और कंकर की कोठरी में कैद हो गया है। उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे यानी जेल के पीछे, यानी उस पिंजरे के पीछे बंद हो गई है, और वह यात्री जो विजिटर्स आते हैं जू में, वह उनकी ओर ध्यान न देकर अपने पिंजरे में इधर उधर अकड़ कर चल रहा है। क्या कहते हैं कभी कि जो उसकी ताकत होनी चाहिए थी शिकार के लिए वो नहीं है, वो क्या कर रहा है, अभी पिंजरे में इधर उधर अकड़ कर चल रहा है, और जो विजिटर्स आते हैं वह उन पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, कंक्रीट यानी पत्थर के बने हुए कोठरी में वह कैद हो गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. कहते हैं कि he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्ती पर, जब कोई निकलता है चेकिंग करने के लिए, अपने यहाँ भी गश्ती दल निकलता है पुलिस का, तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्ती दल। और स्टार्स स्टेयर्स, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टेयर्स। तो स्टेयर्स आप जो आपका सेकेंड लाइन है, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टार्स नहीं है स्टेयर्स। ठीक है, तो स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, यानी घूरना किसी को, और ब्रिलियंट मतलब वैसे तो होता है तेज, यहाँ ब्रिलियंट मतलब चमकती हुई आंखों से, एट हिज विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो कहता है कि वह रात को गश्त लगाती कारों की अंतिम आवाज सुनता है और अपनी चमकीली आंखों द्वारा चमकते तारों को घूरकर देखता है। हालांकि वह
विवश है, उसकी विवशता इतनी है कि वो क्या कर सकता है, वो कुछ कर तो नहीं सकता है, इसलिए वो क्या करता है कि वह घूर करके तारों को देखता है और अपनी विवशता पर रोता रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पोयम जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।